all of you and being able to deliver a session in person. The purpose of this meeting is this session is very clear. हम बात करेंगे कि GST in the textile industry क्या impact है और आपको क्या क्या impact आएगा as a regular taxpayer, as a composition person, as an unregistered person. आपका जैसा भी business है, as a manufacturer, as a wholesaler, as a retailer, whatever is the case. So that's the purpose of this session. Now, पहला क्वेश्चन कि ये इंक्रीज इन जीएसटी रेट क्यों हुआ? ओके, हम सबको ये क्वेश्चन था. सबसे पहले इशू ये था जब जीएसटी आया कि टेक्सटाइल पे क्यों आया 5% पे, राइट? देन वी फॉट दैट एज एन इंडस्ट्री ऑल टुगेदर. एंड नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज कि अब तो ये रेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं. नाउ व्हाट वाज हैपनिंग इज ये मैन मेड फाइबर यानी पॉलिएस्टर एंड विस्कोस and all such other cloth materials, इन पे ऑलरेडी जीएसटी चार्ज हो रहा था एट द रेट ऑफ 12% एंड 18%, राइट? तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, जब वो क्लॉथ खरीद रहे थे 12% से या 18% से, कुछ केसेस में 5% से. बट जब वो रेडीमेड गारमेंट उसका बनाकर बेच रहे थे वो 5% से बेच रहे थे. सो उसके चलते बहुत सारा क्रेडिट इट स्टार्टेड गेटिंग अक्यूमुलेटेड. तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने सारे रेडीमेड गारमेंट्स पर भी जीएसटी 12% कर दिया. एंड ये मैन मेड फाइबर फैब्रिक्स जितने भी थे जो 12 और 18% पे थे उनको 18% से हटाकर सबको 12% पे लेके आ गए. सो दे आर ट्राइंग टू reduce this impact on the man-made fabrics जो issue आ रहा था. Of course उसके चक्कर में सारे ready-made garments and हम सब पे बहुत बड़ा impact आ गया, which we will see in this session. But ये introduction के बाद भी there are goods जो 0% पे रहेंगे, there are goods जो 5% पे रहेंगे, and then there are goods जो 12% increase हो जाएंगे from 1st of January 2022. फर्स्ट लिस्ट हम देखेंगे वो गुड्स जो अभी भी 0 रेट पे रहेंगे. ओके, ये है वुल विच इज नॉट कार्डेड और कोम्ड, विच मीन्स उस पे कोई प्रोसेसिंग नहीं हुआ है. रॉ वुल की बात कर रहे हैं ये लोग. फाइन और कोर्स एनिमल हेयर, वेस्ट ऑफ वुल, गांधी टोपी, खादी यार्न, जूट फाइबर्स, कोकोनट कॉयर फाइबर, कॉयर पिट और बेरिंग अ ब्रांड नेम, नॉट बेरिंग अ ब्रांड नेम, खादी फैब्रिक सोल्ड थ्रू खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज. सो जो एरियाज को गवर्नमेंट को बढ़ावा देना था अभी भी those goods have still been kept at 0%. पहले भी 0 थे, अब भी 0 रहेंगे. लिस्ट बहुत छोटी है. This is the end of the list. Goods that will remain at 5%. सिल्क यार्न को अभी भी 5% पे रखा है. गार्नेटेड स्टॉक ऑफ वुल. अब ये बहुत स्पेसिफिक केसेस हैं. सो आपके गुड्स जो रहेंगे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके गुड्स का क्लासिफिकेशन क्या है और उसके बेसिस पर ये डिसाइड होगा. बट ओवरऑल इफ यू सी 5% पे देयर इज कॉटन एंड कॉटन वेस्ट, कॉटन सोइंग थ्रेड, कॉटन यार्न, देन एंड a few other goods, textile bast fibers etc. So what is the most important is for you to understand कि आपके गुड्स का चैप्टर हेडिंग क्या है और क्या आपके गुड्स इधर फिट होंगे. अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स में डील कर रहे हो, so the bad news is that you will not be able to fit it anywhere here because these are mostly raw materials that are used to make cloths. These are not in any case any kind of ready-made garments, right? और 5% पे और real zari thread and silver thread, products of coir mats. उसके अलावा जो हम सबको impact करता है which is job work. So tailoring services and all other processes by way of job work of textile or textile products for registered principal, ये अभी 5% पे होगा. तो अगर आप आपके बिजनेस में कुछ भी जॉब वर्क करवा रहे हो वो अभी भी 5% पे ही चार्ज होगा. दैट इज नॉट गोइंग टू बी इंक्रीज टू 12%. जॉब वर्क के केस में ओनली इफ इट्स एन अनरजिस्टर्ड प्रिंसिपल वो 12% पे जाएगा, बट इन मोस्ट केसेस इट विल बी एट 5% ओनली, राइट? And now the main part, the goods that have been increased to 12%. उसमें सबसे बड़ी कैटेगरी is this, sale value not exceeding ₹1000 per piece, जिसमें हमारे बहुत सारे goods fit in होते हैं. अब उनका GST rate will be at 12%. Which are those goods? Articles of apparel and clothing accessories, blankets, traveling rugs, bed linen, curtains, interior blinds,
furnishing articles like curtains, interior blinds, sacks and bags of a kind used for packing goods, then tents, sailboats, all these camping goods जो use होते हैं, other made up articles including dress patterns, used or new rags, rope, cables, worn out articles of twine, cordage, basically सारा rope and cables. So all these goods जिनका value मतलब selling price 1000 रुपए से नीचे है, they are going to be charged at the rate of 12%. Okay? These are all ready-made garments. उसके अलावा all other woven fabrics, मतलब आप जो fabric purchase करते हो किसका, कॉटन का करते हो या सिंथेटिक स्टेपल फाइबर का कर रहे हो या कोर्स एनिमल हेयर और कार्डेड वूल और कॉम्ड वूल, बेसिक जो प्रोसेस्ड क्लॉथ आप परचेज कर रहे हो, सारा क्लॉथ इज गोइंग टू बी चार्ज्ड एट 12%. सिंथेटिक आर्टिफिशियल फिलामेंट यार्न, सिंथेटिक आर्टिफिशियल मोनोफिलामेंट, बेसिकली ये सब वही है जो पॉलिएस्टर और विस्कॉस जो मैंने आपको बताया 18% और 12% पे होता था पहले, अब उस सबको 12% पे उन्होंने रिटेन किया है. सो बहुत सारे ऐसे भी फैब्रिक्स हैं जो 18 से नीचे लाए हैं उन्होंने, 18 से 12 तक लेके आए हैं, राइट. देन sewing yarn, thread of man-made staple fibers, वही nylon, polyester, sewing thread of man-made filaments, carpets, other textile flooring, floor coverings, terry toweling, labels, badges, similar article of textile materials, साड़ी का जो फॉल होता है that, embroidery और सारी articles, any kind of knitted or crochet fabrics, ये सब 12% पे आ गया है, right? And job work by way of dyeing and printing of textile and textile products for registered principal, which means अगर आप dyeing का job work कराते हो तो even that is going to be charged at 12% and not at 5%. Okay? Now किसी को कोई question है in terms of कौन से goods हैं कौन से नहीं है, इसमें कोई problem है? Yes. एक क्वेश्चन आया था आपके पास, हाँ, जो जिसमें थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए. हाँ, आपने बोला मैन मेड फाइबर, करेक्ट. तो उनका बोलना था कि फिर सिल्क साड़ी, सिल्क का क्लॉथ, ये तो सिल्क तो नेचुरल होता है, so that was one of the points, if you could just elaborate. Of course. So यहाँ जब वो woven fabrics की बात करते हैं ना अभी मैं आपको HSN में जाकर बता सकती हूँ, but that will take a lot of time. The whole point is कि any kind of woven fabric is into 12%, but any kind of raw material like silk yarn is the raw material used to make that fabric. तो in exceptional cases वो raw material को उन्होंने 5% पे रखा है. Like I showed you, wool is at 0, cotton and cotton waste is at 5, silk yarn is at 5, but woven fabric of silk will be at 12, like that. तो आप नहीं, मतलब आप वो interpretation use करके अलग classification नहीं कर पाओगे. और आपने एक बोला वो टेलरिंग सर्विस जो है, हाँ, वो 5% पे 5%. तो फिर और टेलर्स जो कपड़ा सी के देते हैं, Absolutely. उनका 5% के हिसाब से जैसा है अभी वैसा, मींस उसके अंदर बुटीक्स एंड सब आ गया. सब आ गया. Okay. मैम एक्चुअली उसमें एक आपने वर्ड यूज किया था अनरजिस्टर्ड प्रिंसिपल्स. हाँ, सो अनरजिस्टर्ड प्रिंसिपल्स उसमें 12%. या सो बेसिकली आई एलैबोरेट, अगर आप अनरजिस्टर्ड हो और आपने किसी को टेलरिंग मतलब आपका कोई जॉब वर्कर है जो आपके लिए टेलरिंग सर्विसेज करता है, अब वो जॉब वर्कर को आपको 12% चार्ज करना पड़ेगा if he is registered. If he is registered. Correct. If he is registered, he will have to charge at the rate of 12%. Right? So principal has to be registered. जो उसको कपड़ा प्रोवाइड कर रहा है जॉब वर्क करने के लिए या कोई भी उस पे काम करने के लिए, that person has to be registered. Yeah. Even cotton thread, you said cotton cloth and all these things will be under 5%. Yes. उसमें just a second. Cotton and cotton waste. So they are not talking about the thread. 1 minute. Yes, नीचे है Cotton based. 5 to 0. Cotton and sewing thread. Yes. Cotton sewing thread. Yes. Whether or not put up for retail sale. Yes, that will be at 5%. Cotton and cotton waste. What about cotton and cotton waste? That is also at 5%. Still at 5%. Even after first Is January. it yarn, clothing material? What is it? No. It's not clothing material. Raw cotton. Raw cotton. Yes. The kapus. Kapus. Correct. Cows. This 12% you said for the dyeing, no?
हाँ हाँ So it's including the enzyme, softener and laundromates also, or it's different from the only for dyeing is 12%, other than washing is. no, I think it will be Is there any included. specification in that 12%? No, dyeing and printing of textile and textile products. That's all that they do. उसमें कोई explanation नहीं है. But I think what you're explaining is covered under dyeing. What do you say about embroidery charges and screen printing and all these textiles Yes, added? yes. Printing, all kind of printing will Yeah. cover, including screen printing. That will be at 12%. That will be also charged at Yes. 12%. Will be from 1st January. Yeah, is that clear? Now the question is how does it impact you and what are the steps ahead? क्योंकि हमारे बीच बहुत लोग हैं, कुछ मैन्युफैक्चरर है, कुछ कॉम्पोजिशन में है, कुछ कॉम्पोजिशन में नहीं है. So I've tried to cover the most that I can. Okay. अब सबसे पहले impact across the value chain आएगा. मतलब क्या क्या value chain मतलब क्या? Manufacturer, wholesaler, retailer, consumer. Right? This is the value chain. हम ये डिस्कस करेंगे. उसके बाद कॉम्पोजिशन एंड अनरजिस्टर्ड पर्संस को क्या इम्पैक्ट आएगा. आपको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए या नहीं. आई मीन जीएसटी में अगर आप अनरजिस्टर्ड हो, अगर आप कॉम्पोजिशन में हो, क्या आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए. शुड यू ऑप्ट आउट ऑफ कॉम्पोजिशन. आई ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन फॉर यू. एंड इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, हाउ वी गोइंग टू डील विद दैट. एंड क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे ऑन और बिफोर 1st of January 2022 जब से ये इम्प्लीमेंट होगा, या फिर इधर ऑन दैट डेट आपको क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे. पहले हम देखते हैं इम्पैक्ट अक्रॉस द वैल्यू चेन, मतलब मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर. ठीक है. आई शो यू एन एग्जांपल एंड दैट्स हाउ वी अंडरस्टैंड. ओके. अब पहले हम परचेज कर रहे थे 5% पे, अब हम परचेज कर रहे हैं 12% पे. राइट. मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल खरीदा 100 रुपीज का. पहले उसको जीएसटी लग रहा था 5 रुपए, अब कितना लगेगा? 12 रुपए. अब वो मैन्युफैक्चरर जब अपनी सेलिंग प्राइस डिसाइड कर रहा है, अब हम अज्यूम कर रहे हैं इन सब केसेस में ये रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर है. राइट. अब बिकॉज ये रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर है, प्राइस डिटरमाइन करते वक्त वो सिर्फ रॉ मटेरियल का कॉस्ट लेगा. तो उसने 100 रुपए कॉस्ट ले लिया दोनों जगह. उसने उसमें लेबर और अदर कॉस्ट ऐड किया 25 रुपए का. जस्ट एन एग्जांपल. उस पे उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया, कुछ प्रॉफिट ऐड किया 25 रुपए का. उसका सेलिंग प्राइस आ गया 150 रुपए. 5% पे जब वो पे कर रहा था, उसका सेलिंग प्राइस आया 150 रुपए. 12% पे जब वो पे करेगा, उसका सेलिंग प्राइस आएगा 150 रुपए. व्हाई? बिकॉज ये 5 और ये 12 का उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा. वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को कैसे यूज करेगा? सेलिंग प्राइस पे वो जीएसटी चार्ज करेगा. यहाँ 5%, 1st जनवरी के बाद 12%. अब उसका टोटल इनवॉइस वैल्यू आ गया, बट उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया है. यहाँ 5 रुपए, यहाँ 12 रुपए. तो वो कितना जीएसटी चार्ज कर रहा है होलसेलर को? 7.5 and 18. राइट. बेसिकली मैन्युफैक्चरर जितना भी जीएसटी चार्ज कर रहा है, वो होलसेलर को चार्ज कर रहा है. वो खुद के पॉकेट से 1 रुपए भी पे नहीं कर रहा है. वो जितना इनपुट पे कर रहा है, उसको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा. So even if the GST rate becomes 24%, 30%, 40%, 50%, I mean it will never happen, but I am just giving you the perspective here. उसको impact price पे नहीं आएगा. Yes, उसका working capital requirements will increase. That's a different thing. We'll discuss that. But price पे impact आएगा क्या? The answer is absolutely no, because he's a registered manufacturer. Okay. So as a manufacturer, as a CA, I would suggest manufacturers should always be registered. There's no question of manufacturers not being registered. Okay, because they are at the start of the value chain. इस पे किसी को कोई क्वेश्चन है? Okay. अब अगर मैन्युफैक्चरर है और ही इज सेलिंग विद द एमआरपी. या. ओके. तो एमआरपी के अंदर में जो डीलर को जो मार्जिन पास ऑन करना पड़ता है, Correct. देन दैट मार्जिन अभी अगर 5% है तो डेफिनेटली एमआरपी विल हाइक ना. Of course, I'm coming to that. अभी सिर्फ मैन्युफैक्चरर ही डिस्कस्ड.
I'm going to so no impact on price but increase in working capital, क्योंकि पहले जो मैं 105 रुपए पे कर रही थी रॉ मटेरियल का, अब मुझे 112 करना पड़ेगा, तो पैसे तो जाने वाले हैं मेरे पॉकेट से। ऑल्दो मैं होलसेलर से कलेक्ट करूंगी, पहले मेरा इनवॉइस वैल्यू था 157, अब इनवॉइस वैल्यू कितना है 168, तो मैंने पूरा कलेक्ट कर लिया, ठीक है, बट मुझे पहली बार तो देना पड़ेगा। सो माय वर्किंग कैपिटल विल गो अप बट प्राइसेस विल नॉट गो अप, ठीक है। अब आते हैं होलसेलर पे। अब वही होलसेलर ने 150 के रेट से मैन्युफैक्चरर से खरीदा, ठीक है। अब ये होलसेलर ने उस पे जीएसटी पे किया 7.5 एंड 18 रुपीज, अभी जो हमने ऊपर देखा, तो उसका ये इतना उसको प्राइस पड़ गया। अब उसने अपना 10 रुपए का मार्कअप लगाया होलसेलर ने और सेल किया एट द रेट ऑफ 160 रुपीज। फिर से क्वेश्चन सेम है, होलसेलर रजिस्टर्ड है? यस, होलसेलर रजिस्टर्ड है। जो जीएसटी उसने इनपुट पे किया है वो आउटपुट के पेमेंट के लिए यूज कर सकता है, विच मींस होलसेलर जब रिटेलर को चार्ज करेगा, होलसेलर ने टैक्स कलेक्ट किया और गवर्नमेंट को पे किया, खुद के पॉकेट से डिड नॉट पे एनीथिंग। सो अगेन, नो मैटर व्हाट द जीएसटी रेट, अगर आप रजिस्टर्ड होलसेलर हो आपको इसका प्राइस पे इंपैक्ट नहीं आएगा, राइट। सेम थिंग मैन्युफैक्चरर का भी यही है, होलसेलर का भी यही है, नो इंपैक्ट ऑन प्राइस। बट यस, आप जो पहले 157 में खरीद रहे थे अभी आपको 168 में खरीदना है, तो आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा, आपको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, ठीक है। वेरी सेम, मैन्युफैक्चरर होलसेलर सेम, नथिंग इज डिफरेंट। अब आते हैं रिटेलर पे, जहां सबसे ज्यादा हमको क्वेश्चंस आएंगे, राइट। अब रिटेलर के केस में यहां मैं अज्यूम कर रही हूं कि रिटेलर रजिस्टर्ड है। कंफ्यूज मत होना, मैं आगे आऊंगी अनरजिस्टर्ड रिटेलर पे, एमआरपी पे, सब पे आऊंगी, बट अभी के लिए व्हाट आर वी अज्यूमिंग दैट द रिटेलर इज रजिस्टर्ड, ठीक है। ये एग्जांपल में आई हैव अज्यूम्ड कि एमआरपी नहीं है, मतलब जो सेलिंग प्राइस है रिटेलर ने उस पे जीएसटी चार्ज किया है। अब तो अब रिटेलर ने 160 पे परचेज किया, उसको जीएसटी लग गया, पहले 5% लगता था, अब कितना लगेगा 12%। सो अब उसने अपना मार्कअप ऐड किया 40 रुपए का, उसका सेलिंग प्राइस हो गया 200 रुपए दोनों जगह पे। क्यों? क्योंकि वो जीएसटी का कॉस्ट ऐड नहीं कर रहा है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है, राइट। अब उसको जीएसटी पहले लग रहा था 10 रुपए, अब लग रहा है 12 रुपए, तो ये हो गया 24 रुपए। नाउ दिस इज द इम्पैक्ट दैट विल कम ऑन द फाइनल कंज्यूमर। जो गुड्स मिल रहे थे 210 में 5% पे, अब वही गुड्स मिलेंगे 224 में 12% पे, राइट। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड हियर? अगेन रजिस्टर्ड रिटेलर होगा तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कंज्यूमर से कलेक्ट करेगा एंड ही विल पे इट टू द गवर्नमेंट, ही डजंट हैव टू इनकर अ पेनी फ्रॉम हिज पॉकेट। इज दैट क्लियर? बट अनरजिस्टर्ड एंड कॉम्पोजिशन में क्या होगा वो हम इसके बाद देखेंगे। बट इज देयर एनी क्वेश्चन अभी तक इस पे? Ultimately, final price will go up, madam. For the Absolutely, there is no doubt about that. That of course that is a major issue, but considering that the cloth prices have also gone up and now GST has also gone up, that will be a major issue. I'm not denying that, but that's how it's going to be. Ultimately, price increase करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो, if you think you have enough margins to absorb that much, I mean, I think 7% is a lot. But maybe you can absorb a little and pass on a little if you think, वो आपको decision लेना पड़ेगा on the basis of the price of your product, unless you are under MRP and the brands decide the price, right? So increasing prices to the final consumer. So इसमें बहुत ही straightforward था, impact आएगा final consumer पे, prices of the final product have to go up under GST. No price impact to the registered manufacturer, wholesaler, retailer. अगर आप registered हो, आप पे direct price impact कुछ नहीं आएगा। हाँ, as a retailer it will be difficult to sell your product because the prices would have increased. But I mean that's the one challenge that you're going to face. And increase in working capital requirements will be at every stage. ठीक है? आपको पैसा ज़्यादा देना ही पड़ेगा initially. Investments will increase. Of course you'll get the credit eventually, but your investments will go up. ठीक है? Now what happens in case of composition taxable person? ठीक है?
एज अ कॉम्पोजिशन पर्सन आप 1% पे कर रहे हो टर्नओवर पे, राइट? अगर आपका टर्नओवर 100 रुपए है तो आप जीएसटी पे करते हो 1 रुपी, राइट? दैट्स हाउ यू आर पेइंग द जीएसटी करंटली. 12% के बाद भी सेम रहेगा, दैट दे विल नॉट चेंज. इम्पैक्ट ऑफ 12% क्या आएगा आपके प्रॉफिट्स पे, एंड शुड यू मूव आउट ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम? लेट्स ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन. ठीक है, अब सेम एग्जांपल लेते हैं. परचेज प्राइस है आपका रिटेलर का 160, पहले 8 रुपए जीएसटी पे करता था 168. परचेज प्राइस है 160, 12% पे 19.2 पे किया, 179.2 इनवॉइस वैल्यू पे किया है. अब कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, क्या इसको क्रेडिट मिलेगा? The answer is नहीं मिलेगा, बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा, राइट? तो उसका पूरा कॉस्ट विल बी दिस 168 एंड 12% के बाद दिस 179. सेलिंग प्राइस अगेन, अब मैंने एमआरपी अज्यूम किया है आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट? अब ब्रांड ने एमआरपी लगा के दे दी, ठीक है? जब 5% था, ब्रांड ने 200 रुपए की एमआरपी लगा के दी थी कि आप ये प्रोडक्ट 200 पे अब जैसे ब्रांड जब एमआरपी डिटरमाइन करेगा, ब्रांड तो हर एंगल से सोचेगा, राइट? आप कॉम्पोजिशन हो सकते हो, आप अनरजिस्टर्ड हो सकते हो, आप रजिस्टर्ड हो सकते हो. तो वो एमआरपी निकालते वक्त सबसे बड़ा पॉइंट क्या दिमाग में रखेंगे? अच्छा, इस पे मैक्सिमम 12% लगने वाला है रिटेलर को, तो वो 12% दिमाग में रखकर वो एमआरपी निकालेंगे, राइट? तो सबके लिए एमआरपी सेम रहेगा. तो अब अगर ये सेलिंग प्राइस 200 है, जीएसटी एट 1%, दोनों केस में 2 रुपए लगेगा, बट उसका जो टोटल जीएसटी का कॉस्ट है 8 रुपए और 2 रुपए, पहले था 10 रुपए, बट अब वही कॉस्ट हो गया 21 रुपए. क्यों? क्योंकि जीएसटी रेट इंक्रीज हो गया 12%, राइट? तो अब उसको पहले जो प्रॉफिट मिलता था 30 रुपए, अब कितना प्रॉफिट मिल रहा है? सिर्फ 18 रुपए. बट ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने एमआरपी सेम रखा एट द रेट ऑफ 5% एंड एट द रेट ऑफ 12%. तो अगर आप फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस नहीं बढ़ाते हो तो आपका प्राइस इंपैक्ट एज अ कॉम्पोजिशन डीलर कुछ ऐसा होगा. 30 रुपीज आपको पहले प्रॉफिट इन हैंड था, अभी 18.8. Of course, it will proportionally change on the basis of your prices, but which means it's essential for you to increase that price to absorb that increase in rate. तो अगर इसी एग्जाम्पल में हम इंक्रीज इन एमआरपी देखते हैं, आपको मैन्युफैक्चरर ने बोला ठीक है जीएसटी रेट इंक्रीज हो गया ना, मैं तुम 200 की जगह मैं तुमको 212 का एमआरपी लगा के देता हूँ. ओके, सो इफ दैट हैपेंस, तब जाकर आपका कुछ सेम प्रॉफिट हाथ में बचेगा. सिमिलर और सेम, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स उसको भी कंसिडर करने पड़ेंगे, बट सिमिलर या सेम प्रॉफिट हाथ में रहेगा ओनली इफ द brand increases that MRP for you, right? Is that clear? एक और देखते हैं, then maybe if you have questions we can discuss. One more slide we'll see. अब इसी एग्जाम्पल में let's assume कि ये retailer registered है, ठीक है? अब ये 212 का MRP जो है, मतलब न्यू रेट है 12%, ठीक है? 12% के रेट पे if it's a registered retailer with a selling price of 212 rupees, उसके हाथ में प्रॉफिट रहता है 29 rupees, which means अगर आप कॉम्पोजिशन में हो तो आपके हाथ में 30 रुपए बचा. अगर आप रजिस्टर्ड रिटेलर हो तो आपके हाथ में कितना बचा? 29 rupees. और अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तो आपके हाथ में कितना बचा? 32 rupees. Of course ये डिफरेंस क्यों आता है? बिकॉज हम एमआरपी को राउंड ऑफ करते हैं, एंड जो 12% पे करेगा वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पे करेगा. सो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस देयर बी 1 or 2 rupee डिफरेंस इन प्रॉफिट इन दिस एग्जांपल, एंड प्रैक्टिकली देयर बी मोर डिफरेंस इन प्रॉफिट, राइट? बट अगर आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछोगे अभी, अच्छा तो मैं अनरजिस्टर्ड हूँ, क्या मैं रजिस्टर्ड बन जाऊँ? ये एग्जाम्पल देखकर आई विल टेल यू नो, देयर इज नो नीड. व्हाई? आप क्यों जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन ले रहे हो? अगर आपको ब्रांड एमआरपी बढ़ा के दे रहा है, या अगर आपका सेलिंग प्राइस लगाते हो, आपको बढ़ाकर अगर बेचते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर परचेसेस, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है. देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड टू टेक रजिस्ट्रेशन अनलेस ऑफ कोर्स यू क्रॉस 40 lakhs. What about parameter? If he is having below 40 lakh and below 75 lakhs turnover, I will suggest manufacturers, see the whole purpose of GST is value chain.
ठीक है। अगर मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो जितना भी रॉ मटेरियल खरीदेगा उसका इनपुट जीएसटी वो अपने कॉस्ट में ऐड कर लेगा। सो बिकॉज ऑफ दैट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट विल गो अप। सो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड मैन्युफैक्चरर, होलसेलर एंड एटलीस्ट मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैव टू बी रजिस्टर्ड। रिटेलर्स के ऊपर है, 40 लाख का टर्नओवर क्रॉस कर रहे हो आप रजिस्ट्रेशन लो, 1.5 क्रॉस तक है आप कॉम्पोजिशन लो, उसके बाद then if you want you can shift to a normal registered taxable person. Now here this will be true only if the selling price is increased, right, Correct. by the manufacturer or brand, Right. and then finally the end user will have to pay all the more, Absolutely. means even more than what he is going to pay otherwise if the MRP was not increased. Correct. So I'll give you an example. Okay, all of us in our general whatever day to day life हम biscuits खाते हैं, हम chocolates खाते हैं, उस पे the GST rate is 18%. They are already at a rate which हमको starting से ही उस rate पे है, तो हमको इतना पता नहीं चलता है कि अच्छा I am actually paying such a lot of tax when I'm eating all of this. So I understand कि cloth पे तो कभी tax था ही नहीं और फिर उन्होंने 5% लाया और अब 12% बोल रहे हैं, but it's all about the consumers getting used to it कि अच्छा फाइनल एमआरपी पे कितना डिफरेंस हुआ। अब देखो 1000 के ऊपर अगर आपका प्रोडक्ट है तो ऑलरेडी आपको कुछ इम्पैक्ट ही नहीं है। व्हाई? बिकॉज 1000 के ऊपर तो आप ऑलरेडी 12% पे कर रहे थे, आपने एमआरपी भी निकालते वक्त 12% इनकॉर्पोरेट करके निकाला, राइट? 1000 के नीचे पे आप आओगे, मैक्सिमम प्राइस डिफरेंस क्या आएगा? 50, 60, 70 ऑन द फाइनल एमआरपी, राइट? So we have to, if it's going to happen, we have to keep that open mind कि अच्छा ठीक है अभी होने ही वाला है, so do it. Maybe the consumers will not even understand so much. Maybe they already find value in that product and that 50 rupees change is not going to impact them so much, right? I know all of us think a little differently. Supplier is customer now. I understand. We can say very well. I know. It all depends on how they take it and is it okay to. But that's the point. सब करेंगे, आप अकेले नहीं करोगे, right? सबका increase हो जाएगा. So I doubt there'll be any brand जो ये बोलेगा कि I'm going to bear this 7% and you know, it's quite practically not possible. So. Okay, so did you understand कि how there's going to be no difference? आप अगर अभी unregistered हो, आपका 40 लाख क्रॉस नहीं हुआ है, आपको आगे चल के भी रजिस्ट्रेशन जबरदस्ती 12% पे हुआ है इसके लिए लेने की जरूरत नहीं है। बट कंडीशन क्या है? Prices have to increase the final price. They have to incorporate the GST that you're paying to your wholesaler or that you're paying to your brand distributor. ठीक है? अगर आप composition में हो, आपको जबरदस्ती रेगुलर में जाने की जरूरत नहीं है। Compliance costs, I'm a CA, compliance costs are high, right? तो we charge well no matter what it is. So it is difficult for people to जबरदस्ती अगर आपको compliance applicable नहीं है, तो there's no point in getting into it. तो 5% हो या 12 हो या 18 हो, आपको रजिस्ट्रेशन जबरदस्ती चेंज करने की जरूरत नहीं है। So is there any question from you? So increase in the final product price is absolutely necessary. If prices are not increased, then your profits will definitely stay impacted. Okay, especially in case of retailers, composition and retailers who are registered or composition or unregistered, जो भी हो, if prices are not increased, then it will impact. Otherwise, the impact will not be there. Is that clear? Do you have any question here? But this one is for retailers only, no? Yeah, this is only for Nothing, retailers. not concerned to manufacturers. No. I generally, manufacturers and distributors should be registered because then it impacts the entire chain of. Yeah. So as I said, the final impact will be on the prices of the ready-made garments. What about the stock as on 1st of January 2022? सब बोलते हैं कि हमने खरीदा तो 5% पे है, अब हम क्या करें? All that doesn't matter. लॉ बोलता है कि 1st जनवरी से प्राइस इंक्रीज हुआ है 12%. आपने जो भी रेट पे खरीदा था वैसे भी आप बर्डन कंज्यूमर पे ही डाल रहे हो, तो आपको इस पे इंक्रीज आपको 12% फर्स्ट रुपी से 12% चार्ज करना है। फर्स्ट रुपी से यू विल चार्ज एट द रेट ऑफ 12%। ऐसा नहीं है कि देयर आर सम एक्सेप्शंस। मीनल मैम ने एक क्वेश्चन पूछा था बिफोर द सेशन कि
मैंने 5% पे बेच दिया और 1 जनवरी के बाद किसी ने मुझे रिटर्न किए गुड्स, तो उस केस में क्या होगा? इट विल स्टिल बी चार्ज्ड एट 12%। लॉ में एक सेक्शन होता है चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स। मैं आज डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत टेक्निकल है, बट वो स्पेसिफिकली तब अप्लाई होता है। एग्जाम्पल देती हूँ। अब लेट्स से आपको पैसे आ गए बिफोर 31 दिसंबर एडवांस में, एंड आपने गुड्स भेजे आफ्टर 1 जनवरी, राइट? ऐसे केसेस में आपको प्रॉब्लम आएगा, तब हम वो सेक्शन रेफर करते हैं चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स, जो अप्लाई करता है स्टैंडर्ड रूल है। तो उसमें वो क्लियरली बताएगा कि यू हैव टू टेक डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। टेक्निकल सेक्शन है, बट आपको स्पेसिफिक ऐसे जो केसेस आए आप रेफर कर सकते हो, वो सेक्शन आपके सीए से बात कर सकते हो, बट दोज आर वेरी एक्सेप्शनल केसेस। ओके, आई एम नॉट श्योर आपके केस में आएगा या नहीं, बट आया तो यू डेफिनेटली नीड टू फाइंड आउट कि उसमें 5% लगेगा या बाहर, ठीक है? बट अपार्ट फ्रॉम दैट ब्लैंकेट रूल इज 1 जनवरी से आप कुछ बेच रहे हो like on the counter or credit sale or whatever, it will be charged at 12%, right? No matter at what rate you bought the stock. Now price change in case of MRP and non-MRP products. अब MRP होगा तो brands will include that GST rate and give it to you. In case of non-MRP products आपको वो add करना पड़ेगा। तो आप अगर registered retailer हो तो आप क्या add करोगे? आपका आउटपुट पे जो टैक्स लगता है माइनस जो आपने इनपुट पे क्रेडिट मिला है, उसको बेसिस दिमाग रख के आप ये ध्यान रखकर आप ऐड करोगे। अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तो आपने जितना टैक्स पे करते हो ऑन परचेसिंग, आपका वो पूरा कॉस्ट बन जाएगा। सो एग्जांपल इस केस में 168 रुपी, सॉरी 179.2 विल बी योर कॉस्ट। उसके ऊपर आप आपका प्रॉफिट लगाओगे और आपका नया रेट आएगा। Why? हमने उसमें जीएसटी क्यों ऐड किया? क्योंकि आपको क्रेडिट एज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन नहीं मिलेगा। सो एज अ कॉम्पोजिशन पर्सन एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन, आप जब भी रेट निकाल रहे हो, आपने जो परचेज करते वक्त जीएसटी पे किया है उसको ऐड करके उसके ऊपर प्रॉफिट लगाइए और आपका फाइनल रेट डिसाइड कीजिए, राइट? एंड एज अ ब्रांड जब आप रेट निकाल रहे हो, यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपके रिटेलर्स रजिस्टर्ड होंगे, 12% से पे करेंगे, तो उतना आपका एमआरपी शुड इनकॉर्पोरेट दैट पॉइंट। पहले आप 5% का देते थे रिटेलर्स को, अब आपको 12% का देना पड़ेगा। ओके, नाउ स्टेप्स टू बी टेकन बिफोर 1 जनवरी 2022, ऑन और बिफोर। वेरी डिफिकल्ट दिस इज, बट ये होता है एंड वी हैव टू टेक सम डिसीजंस ऑफ हाउ टू डू इट। इफ यू आर अ स्मॉल रिटेलर, मतलब आपका एक शॉप है जिसपे आप स्टॉक मैनेज कर सकते हो, then the suggestion is that you change your barcodes and tags on the entire stock as on maybe you do it on 31st December. सर का एक बहुत अच्छा सजेशन था कि स्टॉक टेक भी कर लो उस बहाने, so that you can do, but it's a suggestion कि आप चेंज करो सारे barcodes because you're a small retailer, आपका एक शॉप है, आप कर सकोगे। Of course you might argue कि अरे बहुत ज़्यादा स्टॉक है, it's not practically possible, आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा 1000 के ऊपर क्या है, 1000 के नीचे क्या है, जो 1000 के नीचे है सिर्फ उसी पे इंक्रीज करना है। बट आई थिंक प्रैक्टिकली आपको बेस्ट डिसीजन लेना पड़ेगा उधर। पॉसिबल ऑप्शंस फॉर लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स एंड फ्रेंचाइजीज, ओके, नाउ दैट इज समथिंग व्हिच इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डू। अब अगर मेरे आई नो 25 फ्रेंचाइजी है या 50 फ्रेंचाइजी है, इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कि मैं विदिन दिस 1 day ट्रांजिशन ओवरनाइट सारे बारकोड्स चेंज करूं, उन बारकोड्स को सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करूं। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट, ओके। हाँ, ऑन द हाइट साइड इफ यू सी कि ओके उनके काफी प्रोडक्ट्स 1000 के ऊपर ही होंगे तो इतना प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, बट जो प्रोडक्ट्स 1000 के नीचे है उनके लिए देयर आर 2 ऑप्शंस। इफ यू कैन डू इट प्रैक्टिकली, व्हिच आई फील इज डिफिकल्ट, then do it, but if you can't, then अगर आप कुछ डिस्काउंट पे बेचते हो, ये स्मॉल रिटेलर्स के लिए भी एप्लीकेबल है, अगर आप नहीं चेंज कर पा रहे हो आपका एमआरपी, तो अगर डिस्काउंट पे बेचते हो तो डिस्काउंट कम कर दो या बंद कर दो, या उतने से आपका डिस्काउंट लेवल्स एडजस्ट कर लो, ताकि यू डोंट हैव टू गो थ्रू द हैसल ऑफ चेंजिंग योर प्राइस टैग्स एंड ऑन एवरी प्रोडक्ट if MRP is not applicable to you. Now
if you think about it, how will brands like Jockey go about it, right? अब उनके केस में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो 1000 के नीचे हैं. So I don't know, I don't see. Does anyone know a solution here? Has anyone seen? किसी ने बात किया है इसके बारे में? No. So a lot of brands I feel will absorb this cost. They might transfer it to the franchisees बोलकर कि ठीक है हम bear कर लेंगे, but उनके लिए वो barcodes change करने का cost is very or it's impractical. तो they might absorb it. वो बोलेंगे ठीक है हम bear करते हैं, हम franchisees को reimburse कर देंगे, right? So that is how they might do it. तो या तो discount कम करो या फिर bear the cost if you're not able to change your tax for the existing stock. And obviously you have to make changes in your accounting software. तो आपका जो भी सॉफ्टवेयर है, contact them, ask them, क्या हम सारे आइटम्स का एक साथ चेंज कर सकते हैं या हमको हर एक आइटम का अलग अलग चेंज करना पड़ेगा बैठकर. सो फाइंड दैट आउट फ्रॉम योर, बट वो जरूरी है क्योंकि 1 जनवरी को सडनली ऑफ कोर्स देयर एंड देन यू कैन इमीडिएटली चेंज फॉर ईच आइटम, बट आई फील दैट्स अ हैसल. इफ यू कैन अवॉइड दैट इट विल बी ग्रेट. आप पहले ही पूरे स्टॉक को 12% पे डाल सकते हैं, राइट? या There is a restriction of changing the MRPs by the retailer. The MRP needs to be changed by the manufacturer as per Is the rule correct? absolutely sir. as per the consumer, some rule, some different rules. Even as per the legal methodology act. Correct. Yes. So even in case in which, for example, Jockey, Yeah. even if they decide to increase the MRP, technically, legally, it should be increased at their plant or their place of business. Right? Oh, okay. Maybe that is a technical So issue that. does the law give a waiver in terms of giving them waiver in terms of changing the MRP outside their place of business? Oh, this is something I have not read in any Because other law. specifically in case of garments, it Yeah. is an inclusive of MRP kind of an item. Correct. The items in which you can charge MRP over and above the price written on the garments, then it doesn't matter because the tax changes and it's in the GR. So, is there a waiver even in the case in which we decide to increase the prices? Is it possible in terms of a different? I mean, it may not be related to your stream of GST, but it may clash with the consumer affairs. I am not sure of this, but maybe if Jockey itself decides ki. But again, in case of such big brands, I feel it's absolutely impractical for this to happen. So that is why I'm saying that either they're going to say that okay, we'll absorb the cost, आप differential हमको pass on कर देना. I think that is more practical than them having to change every MRP. I feel it's not possible. And any other question here? So what about inter-brand changes and godown transfers? They will also be so. Is it charged? Depends. What are you doing? I mean, are you sending it within across states or are you doing it within the state? Within the state, if it's charged, if your GST registration is the same, it doesn't matter. It's just a document that you're creating to send from one place to another. But if it's an interstate transaction, then it will matter. क्योंकि उस पे IGST लगेगा, फिर वो credit लेगा और those things. तो lastly जो point मुझे discuss करना था वो था impact on exporters and merchant exporters. Of course, exporters की जब बात करते हैं, it's zero rated, meaning उस पे GST का कुछ भी impact नहीं आना चाहिए. GST कोई भी रेट पे चले जाए, 28 पे चले जाए, whatever it is, उसका कुछ impact exporter पे नहीं आना चाहिए. इसलिए हम exports को zero rated बोलते हैं law में. So now exporters को दो options होते हैं, export with payment of tax and export without payment of tax. ऐसे दो options होते हैं. So if you're exporting, whatever GST you're charging on your exports, you get a refund of that GST. Of course, पहले refund मिलता था 5% से, अब refund मिलेगा 12% से. But ये refund maximum is on आपने जितना inputs पे खर्चा किया है उतना ही refund मिलता है. तो जब 5% पे GST था, exporters को क्या problem हो रहा था, जहाँ maybe the profit margins were a little less, उनका बहुत सारा GST accumulate होता था, क्योंकि वो purchase करते वक्त कई cases में 12%, services 18% पे करते थे, but product पे लगाते वक्त उनको 5% ही मिलता था. अब वो product पे कितना लगाएंगे? 12%. So the refund component will increase.
But apart from that, there is no other impact on the exporter. Okay, and same is the case with the merchant exporters. Sorry. Deemed export also and merchant export also. Deemed export is when I'm supplying to a SEZ unit or a EOU, that is special economic zone या फिर export oriented units को if I'm supplying, that is deemed export. And merchant exporter वो होता है जो manufacturer से खरीदेगा और direct export करेगा, right? So he'll take care of all the exports. That is a merchant exporter. तो कोई भी हो आपका deemed export हो, direct export हो या merchant export हो, आपके केस में 12% का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, एक्सेप्ट आपका अगर कुछ क्रेडिट अक्यूमुलेट हो रहा था, रिफंड नहीं मिल पा रहा था, आपको पूरा रिफंड मिलेगा, ज्यादा रिफंड मिलेगा, राइट? ऑफ कोर्स इट विल बी ओनली आपने जितना खर्चा किया है उतना ही रिफंड मिलेगा, नॉट मोर देन दैट, बट यू विल गेट मोर इन हैंड, राइट? इज देयर अ क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्टर? यस. So when we do a merchant export, currently we charge 0.1% Correct. GST. So will there be any change in that? No, there will be no change. Like in case of a composition person 1% ही पे करेगा, वैसे merchant exporter भी 0.1% ही जो charge करता है वही करेगा. Siff whatever if you're claiming a refund, I don't know if you're claiming a refund, I'm not sure. Are you? No. Okay. So that is not applicable to you. But people who claim for refunds, then they can their refund amount will increase. But 0.1% is still applicable. Yeah. Is there any other question? Okay. Okay, so I had a slide for question and answers. अगर कुछ आपने लिख के रखा हो या आपको पूछना है, so you can ask me. But I have covered the major points that I wanted to discuss. आपके मन में कोई point है that you want me to cover? You can tell me.